अभी देखो दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है क्या साफ? मैंने एक और हैंग की कुछ लग। हाँ ठीक। नमस्कार नमस्कार। बुला मैंने को नहीं आ रहा। नमस्कार। सुनाई दे रहा है क्या त्रिलोकनाथ जी? क्या आपको सुनाई दे रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा कमेंट। वो क्योंकि नहीं, कोई तो आना चाहिए। आ गया देखो। हाँ। अभी नमस्कार त्रिलोकनाथ जी। सुनाई दे रहा है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको सुनाई दे रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, सब क्लियर है। उनका आ गया, सब क्लियर। चलो चालू चलो। तो कुछ अगर नहीं सुनाई दे रहा तो कान से हटा दो। नमस्कार। क्या सुनाई दे रहा है? सर्वप्रथम मैं त्रिलोकनाथ जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हिंदी शिक्षण मंच पर आमंत्रित किया और मुझे अपनी कहानी सुनाने का अवसर प्रदान किया। मंजरी शुक्ला जी जुड़ गई हैं। हार्दिक आभार मंजरी जी, हार्दिक आभार। तो मैं शुरू करूं? ऋषि शर्मा जी, आपका हार्दिक आभार, आप आए मेरे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं त्रिलोकनाथ जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हिंदी शिक्षण मंच पर आमंत्रित किया और मुझे अपनी कहानियाँ सुनाने का अवसर प्रदान किया। किस्सा गोई शब्द सुनते ही सबसे पहले हमें अपने नाना नानी दादा दादी का ध्यान आता है, जिन्होंने बचपन से ही हमें कहानियाँ सुनाई और कहानियों से जोड़ा। और शायद ये उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि आज मैं इस मंच पर उपस्थित हूँ। तो आज मैं मंजरी शुक्ला जी लिख रही हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैंने तू कहेगा ना, दिखाई नहीं दे रहा। अभी फिर नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। अच्छा शुरू करिए। अच्छा चलो। हाँ, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं त्रिलोकनाथ जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हिंदी शिक्षण मंच पर आमंत्रित किया और मुझे अपनी कहानियाँ सुनाने का अवसर दिया। किस्सा गोई शब्द सुनते ही हमें अपने नाना नानी दादा दादी का याद आती है, जिन्होंने बचपन से ही हमें कहानियाँ सुनाई और कहानियों से जोड़ा, और ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं इस मंच पर उपस्थित हूँ। तो आज मैं अपनी 3 कहानियाँ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरी पहली कहानी है झील के किनारे। नंदनवन में झील के किनारे एक हरा भरा बगीचा था, जिसमें बहुत से फलों के पेड़ थे। नमस्कार मंजरी जी। मंजरी शुक्ला बाल साहित्य जगत में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनके देश की लगभग हर प्रतिष्ठित पत्रिका में इनकी कहानियां हम पढ़ते रहते हैं। हाँ, अब दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो मैं पहली कहानी शुरू करती हूँ। झील के किनारे। नंदनवन में झील के किनारे एक हरा भरा बगीचा था, जिसमें बहुत से फलों के पेड़ थे। इसी बगीचे में जंपी बंदर का घर था। एक दिन जंपी सोचने लगा, जब इस बगीचे में मैं रहने आया था, तब 3-4 पशु पक्षी ही यहाँ रहते थे। पेड़ फलों से लदे रहते थे।
पूरे बगीचे पर बस मेरा ही तो अधिकार था। किंतु जैसे जैसे पशु पक्षी यहाँ आकर बसते गए, फलों के हिस्सेदार भी बढ़ गए। पेड़ों की डालियों पर थोड़ा भी ऊंचा झूलो, चीनी चिड़िया टोकने लगती है। रात में छत पर थोड़ा भी तेज आवाज में रेडियो सुनो तो सोनू मोनू खरगोश चिल्लाते हैं, जंपी भैया रेडियो धीरे करो, हमें पढ़ाई करनी है। पहले रानी मधुमक्खी से कटोरा भरकर वह शहद मांगकर खाता था, किंतु अब तो रौनी भालू शोर मचाने लगता है। तुम तो आम, अमरूद और सभी केले, सभी फल खाते हो, मुझे तो बस शहद ही भाता है। नहीं, अब मैं इतने बंधन सहन नहीं करूँगा। सब जानवरों को बगीचे से भगा दूंगा, फिर आराम से यहाँ अकेला रहूँगा। जंपी बड़बड़ाया। अब जंपी ने जानवरों का लिहाज करना छोड़ दिया था। वह रोज नई नई शरारतें करता और जानवरों को परेशान करता था। आम के पेड़ की डाली पर खूब तेज झूला झूलता। चीनी चिड़िया लाख मना करती, मगर वह सुनता ही नहीं था। एक दिन तो हद ही हो गई। चीनी के सिर में तेज दर्द था। वह डॉक्टर हाथी के पास दवाई लेने गई थी। वापस लौटी तो देखा उसका घोंसला पेड़ के नीचे गिरा हुआ था और उसके बच्चे बुरी तरह रो रहे थे। पेड़ से गिरने के कारण दोनों बच्चों के चोटें भी आई थी। अब तो चीनी ने बगीचा छोड़कर जाने में ही अपनी भलाई समझी। जंपी के कारण सोनू मोनू खरगोश भी फेल हो गए, इसलिए वो भी उस बगीचे से चले गए। फिर तो पिंकी लोमड़ी, हरिमन तोता, रौनी भालू सभी जंपी से नाराज हो गए और उस बगीचे से चले गए। अब जंपी बंदर बहुत खुश था। पूरे बगीचे पर बस उसी का राज था। पर ये क्या, अभी 2 ही दिन बीते थे कि जंपी उदास होने लगा। उसे जानवरों की याद सताने लगी। बोरियत दूर करने के लिए वह आम के पेड़ पर झूला झूलने लगा, किंतु चीनी चिड़िया की आवाज़ सुनने को बेचैन हो उठा। झूला छोड़कर वह घर आ गया और रेडियो पर गाने चला दिए, किंतु उसमें भी उसका मन नहीं लगा। सोनू मोनू खरगोश को याद करके उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वयं ही अपने आप लोगों को अपने से दूर कर दिया था। दुख के कारण जंपी को तेज बुखार हो गया, मगर आज उसकी देखभाल करने वाला वहां कोई नहीं था। जंपी अपने किए पर बेहद पछता रहा था। अगले दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। तेज बुखार के कारण वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो क्या देखता है, चीनी चिड़िया उसके पास बैठी हुई थी और उसके माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी। तभी सोनू मोनू खरगोश डॉक्टर हाथी को बुला लाए। डॉक्टर हाथी ने इंजेक्शन लगाकर कहा, जंपी को बहुत देखभाल की अब ज़रूरत है, तुम लोग इसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, हम सब जंपी के साथ हैं। पिंकी लोमड़ी बोली। जंपी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? चीनी चिड़िया ने उसे सूप पकड़ाया और बोली, 2 दिनों से तुम बगीचे में दिखाई नहीं दे रहे थे, तो हम सबको तुम्हारी चिंता हो गई। तुम्हारे घर में झांक कर देखा तो तुम्हें बीमार पाया, फिर हम सब तुम्हारे पास चले आए। पश्चाताप के कारण जंपी फिर से रो पड़ा। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं स्वार्थी हो गया था। आज मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि अकेले रहने में कोई सुख नहीं है। सच्चा सुख तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में ही है। तो ये मेरी पहली कहानी थी, झील के किनारे।
अंशु मदान जी, हार्दिक आभार आपका, आपको कहानी पसंद आई। रीमा पांडे जी, आभार आपका। मंजरी शुक्ला जी, बहुत बहुत आभार, कहानी आपको पसंद आई। तो अब मैं दूसरी कहानी शुरू कर रही हूँ, गुड्डू का हाथी। त्रिलोकनाथ जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार आपका। रविवार का दिन था। सुबह सवेरे नई फ्रॉक पहनकर गुड्डू तैयार हुई और अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर घूमने चल दी। सबसे पहले उन्होंने देश विदेश से लाए हुए रंग बिरंगे पक्षी देखे। हार्दिक आभार त्रिलोकनाथ जी, आपको कहानी पसंद आई। तो गुड्डू का हाथी सुनाने जा रही हूँ अब मैं। रविवार का दिन था। सुबह सवेरे नई फ्रॉक पहनकर गुड्डू तैयार हुई और अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर घूमने चल दी। सबसे पहले उन्होंने देश विदेश से लाए हुए रंग बिरंगे पक्षी देखे। किसी की चोंच छोटी थी तो किसी की नुकीली, किसी के सर पर कलगी थी तो किसी के रंग बिरंगे पंख थे। इतने खूबसूरत पक्षी गुड्डू ने पहली बार देखे थे। सॉरी। पापा मम्मी उसकी उंगली थामे जानवरों की ओर बढ़े। बंदर और लंगूर पेड़ की टहनी पर झूला झूल रहे थे और कई बच्चे ताली बजाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। फिर वे लोग दूसरे बाड़े की ओर बढ़े। बारहसिंघा, दरियाई घोड़ा, जिराफ, चीता, भालू, शेर, न जाने कितने जानवर जो उसने अपनी किताब में ही आज तक देखे थे। शेर को देखकर तो गुड्डू दम साधे खड़ी रही। और फिर बारी आई हाथी की। गुड्डू को अपनी किताब में सबसे ज्यादा हाथी ही तो पसंद था। यहाँ सचमुच का इतना बड़ा हाथी देख उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। ताली बजाते हुए वह बोली, पापा देखो, हाथी सूंड उठा रहा है। वह तुम्हारा वेलकम कर रहा है गुड्डू, पापा बोले। तभी गुड्डू की नज़र दूसरी ओर गई। वह चिल्लाई, मम्मी देखो, वह छोटा सा हाथी, वह हाथी का बच्चा है। मम्मी ने उसे बताया। गुड्डू हैरान हो गई। क्या हाथी का बच्चा भी हाथी ही होता है? उसकी बात पर आसपास खड़े सभी लोग हंस पड़े। चिड़ियाघर से लौटते हुए गुड्डू सबसे ज्यादा हाथी को याद कर रही थी। और अगले दिन पापा ऑफिस से लौटे तो उनके हाथ में हाथी का सॉफ्ट टॉय था। हाथी पाकर गुड्डू बेहद खुश हुई। उसने उसका नाम चिंपू रख दिया। अब गुड्डू रात दिन चिंपू को अपने साथ रखती थी। हरदम सिर्फ स्कूल जाते ही वो उसे छोड़ती थी। यहाँ तक कि रात में चिंपू ही उसके पास सोया करता था। गुड्डू के घर में जो बाई काम करती थी उसका नाम बेला था। बेला उन्हीं के आउट हाउस में रहती थी। बेला की बेटी का नाम मुन्नी था। मुन्नी गुड्डू की उम्र की थी। मुन्नी रोज अपनी माँ के साथ गुड्डू के घर आती और गुड्डू के खिलौनों को हसरत भरी निगाह से देखती थी। उसको भी उन खिलौनों से खेलने का मन करता था, किंतु गुड्डू थी कि उन्हें छूने भी नहीं देती थी। मम्मी अक्सर उसे समझाती और उसे मुन्नी के साथ मिलजुल कर खेलने के लिए कहती, किंतु गुड्डू उनकी बात अनसुनी कर देती थी। एक दिन बेला मुन्नी को लेकर गुड्डू के घर आई और गुड्डू की मम्मी से बोली, भाभी 2 दिन बाद मुन्नी का जन्मदिन है और आपको उस दिन हमारे घर आना है। अगर आप आएंगी तो हमारा मान बढ़ जाएगा। अरे वाह,
मुन्नी, हम तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। अच्छा बताओ तो तुम्हें क्या उपहार चाहिए? गुड्डू की मम्मी ने प्यार से मुन्नी के सिर पर हाथ फेरा। मुन्नी थोड़ा झिझकी, फिर बोली, आंटी, मैं ये हाथी लूंगी। ठीक है मुन्नी, हम तुम्हें ऐसा हाथी जरूर देंगे। उस शाम गुड्डू के पापा मार्केट गए तो उन्हें वैसा हाथी नहीं मिला। वह बोले, गुड्डू, तुम मुन्नी को उसके जन्मदिन पर अपना हाथी दे दो ना, हम तुम्हें बाद में नया ला देंगे। किंतु गुड्डू ने इनकार कर दिया। नहीं पापा, मैं अपना हाथी मुन्नी को हरगिज नहीं दूंगी। देखो गुड्डू, अच्छे बच्चे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। तुम अपनी चीज़ किसी को नहीं दोगी तो दूसरे बच्चे भी तुम्हें अपनी चीज़ नहीं देंगे, फिर तुम्हारे फ्रेंड कैसे बनेंगे? मम्मी ने गुड्डू को समझाया, मुझे किसी को ना तो अपनी चीज़ें देनी है, ना ही अपना फ्रेंड बनाना है। मैं अपना हाथी हरगिज नहीं दूंगी। गुड्डू जिद पर अड़ गई। अगले दिन गुड्डू स्कूल में लंच टाइम में अपना टिफ़िन लेकर बगीचे में पहुंची, तभी सामने से आ रहे बच्चे उससे टकरा गए और गुड्डू का सारा लंच गिर गया। गुड्डू रोने लगी। अब वह क्या खाएगी? भूख के मारे तो उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। उसे रोता देख एक बच्ची उसके पास आई और बोली, तुम क्यों रो रही हो? मेरा लंच गिर गया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम रो मत, मेरा लंच शेयर कर लो ना। किंतु मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। गुड्डू हैरान रह गई। मेरा नाम सारा है, मैं LKG में पढ़ती हूँ। और मैं गुड्डू नर्सरी में पढ़ती हूँ, गुड्डू उत्साह से बोली। सारा और गुड्डू ने मिलकर लंच खाया। क्लास में जाते हुए सारा बोली, आज से हम दोनों पक्के फ्रेंड हैं। गुड्डू बहुत खुश हुई, उसे आज एक नई फ्रेंड मिल गई थी। घर पहुंचकर गुड्डू ने सारी बात मम्मी को बताई तो मम्मी बोली, सारा तो बहुत अच्छी लड़की है। देखो, उसने तुम्हारे साथ अपना लंच शेयर किया तो तुम्हारा पेट भी भर गया और तुम्हें फ्रेंड भी एक अच्छी मिल गई। अगले दिन मम्मी मुन्नी के जन्मदिन पर अकेली ही उसके घर पहुंच गईं। उन्होंने मुन्नी को एक सुंदर सी फ्रॉक और गुड़िया दी। तभी क्या देखती हैं, पीछे पीछे गुड्डू अपना हाथी लेकर आ रही है। हैप्पी बर्थडे मुन्नी, गुड्डू बोली और अपना हाथी उसे दे दिया। मम्मी हैरान रह गईं। एक छोटी सी घटना ने गुड्डू के स्वभाव में बदलाव ला दिया था। वह शेयरिंग का महत्व समझ गई थी। घर लौटते हुए गुड्डू की आंखों में आंसू थे। उसका चिंपू जो उससे बिछड़ गया था। किंतु अगले दिन से मुन्नी रोज चिंपू को लेकर गुड्डू के पास आने लगी। अब वो दोनों मिलकर चिंपू के साथ खेलती थीं। अब तो मुन्नी भी उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अगले माह गुड्डू का जन्मदिन आया। इस अवसर पर गुड्डू की मौसी अमेरिका से आईं। गुड्डू के लिए वो ढेर सारे रंग बिरंगे तरह तरह के खिलौने लाई थीं, जिन्हें पाकर गुड्डू बहुत खुश थी। अगली सुबह गुड्डू सोकर उठी तो मौसी कमरे में आई। हैप्पी बर्थडे गुड्डू, ये लो अपना बर्थडे गिफ्ट। मौसी के हाथ में एक बड़ा सा हाथी देखकर गुड्डू खुशी के मारे उछल ही पड़ी। उसे नया आज चिंपू मिल गया था। तो ये मेरी दूसरी कहानी थी, गुड्डू का हाथी। नीरू सिंह जी थैंक यू, आपको कहानी पसंद आई।
त्रिलोकनाथ जी धन्यवाद आपका। मंजरी शुक्ला जी धन्यवाद। अनिरुद्ध पांडे जी धन्यवाद आपका। नीरू सिंह जी धन्यवाद। तो अब मैं आपको अपनी तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। रीता प्रतिभा जी धन्यवाद। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, सनी की रेस। अमेरिका के सैन रामोन शहर में सनी अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। वह बड़ों का हमेशा सम्मान करता था और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहता था। जबकि उसका अमेरिकन मित्र सैम बहुत घमंडी था। किसी की मदद करने में वह स्वयं को बहुत छोटा महसूस करता था। एक दिन सनी अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था। तभी सामने वाले घर से फिलिप अंकल ने उसे बुलाकर कहा, सनी, क्या तुम सामने मार्केट से जाकर मेरी दवाई ला दोगे? सनी तुरंत मान गया। हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं। उसने अपने मित्रों से कहा, मैं फिलिप अंकल की दवा लेकर अभी आया। क्यों? क्या तुम फिलिप अंकल के नौकर हो जो उनकी दवाई लाओगे? सैम चिढ़ गया था। किसी की मदद करने से क्या कोई नौकर हो जाता है? सनी हैरान होकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। यदि तुम दवाई लेने गए तो हम तुम्हें अपनी फुटबॉल टीम से बाहर निकाल देंगे। सैम अकड़ कर बोला। फिर तो दीपू, पंकज, जॉन और जैक तीनों ने सबने सैम का समर्थन किया। तो सनी चुप हो गया और दवाई लाने नहीं गया और सबके साथ फुटबॉल खेलने प्लेग्राउंड पे चला गया। सनी खेलकर घर लौटा तो उसने दवा ना लाने की बात अपने मम्मी पापा को बताई। पहले तो पापा ने उसे बहुत डांटा, फिर समझाते हुए बोले, फुटबॉल टीम से निकाले जाने के डर से क्या तुम अपनी अच्छी आदत छोड़ दोगे? याद रखो, कभी किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें फिलिप अंकल के घर जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सनी उसी समय फिलिप अंकल के घर गया और उनसे माफ़ी मांगी। फिलिप अंकल उसे गले लगाकर बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ सनी, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। लो, मेरी ओर से यह चॉकलेट खाओ। चॉकलेट पाकर सनी बहुत खुश हुआ और अपने घर आ गया। कुछ दिनों बाद स्कूल में साइकिल रेस प्रतियोगिता हुई। सभी बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। सनी और सैम के उत्साह की तो सीमा ही नहीं थी। वे दोनों बहुत अच्छी साइकिलिंग करते थे। उनके बीच कांटे की टक्कर थी। निश्चित समय पर रेस शुरू हुई। स्कूल से चलकर 4 किलोमीटर का रास्ता मंजरी शुक्ला जी, अब ठीक है? अब मैं दिखाई दे रही हूँ? निश्चित समय पर रेस शुरू हुई। स्कूल से चलकर 4 किलोमीटर का रास्ता तय करके बच्चों को वापस स्कूल पहुंचना था। सभी बच्चे जी जान से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, किंतु सनी और सैम से आगे कोई नहीं बढ़ पा रहा था। वे दोनों सबसे आगे थे। कभी सनी आगे निकल जाता तो कभी सैम आगे बढ़ जाता। अभी उन्होंने
3/4 दूरी ही तय की थी कि अचानक सनी को सड़क के किनारे पेट के बल पड़ा एक आदमी दिखाई दिया। सनी चिल्लाया, सैम रुको, देखो एक आदमी गिर गया है, लगता है उसे चोट आई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सैम जोर से हंसा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो किसी की मदद के चक्कर में अपनी रेस हार जाऊं। सैम बोला और बिना उस आदमी की तरफ देखे आगे बढ़ गया। सनी का मन नहीं माना। उसने साइकिल एक तरफ खड़ी की और उस आदमी के नज़दीक पहुंचा। उसने उस आदमी को छुआ और सीधा किया। उस आदमी ने अपनी आंखें खोलीं। सनी की नज़र उस पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। अरे रॉबर्ट अंकल, आप यहाँ कैसे गिर गए? रॉबर्ट अंकल करहा उठे और बोले, मैं जॉगिंग कर रहा था, अचानक मुझे बहुत जोर का चक्कर आया और मैं गिर गया। रॉबर्ट अंकल उठने को हुए तो उनके मुंह से तेज करहा निकली। उन्होंने अपनी जीन्स ऊपर की। उनके घुटने से खून बह रहा था। यह देखकर सनी ने अपने मोबाइल से तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। फिर अपने पापा को फ़ोन पर सारी बात बताई। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई। तभी सनी के पापा भी आ पहुँचे और मिस्टर रॉबर्ट को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल चले गए। सनी जब स्कूल पहुंचा तो रेस समाप्त हो चुकी थी। सैम फर्स्ट आया था। प्रिंसिपल सर ने उसे पुरस्कार दिया। तभी उनकी नज़र दूर खड़े सनी पर पड़ी। उन्होंने उसे करीब बुलाया और पूछा, सनी, तुम रेस छोड़कर कहाँ चले गए थे? यह एक आदमी की हेल्प कर रहा था सर। सनी कुछ कहता इससे पहले ही सैम उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। क्या मतलब? प्रिंसिपल सर ने पूछा। सनी ने उन्हें सारी घटना बता दी और कहा, सर, मुझे लगा किसी की मदद करना रेस जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या तुम उस आदमी को जानते थे? प्रिंसिपल सर ने पूछा। पहले तो नहीं जानता था सर, किंतु जब उन्हें देखा तो मैं हैरान रह गया। वह रॉबर्ट अंकल थे, सैम के पापा। सैम हैरानी से चिल्लाया, क्या कहा? मेरे पापा? हाँ सैम, वो तुम्हारे ही पापा थे। किंतु तुम घबराओ नहीं, उन्हें घुटने में थोड़ी चोट लगी है। मेरे पापा उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए हैं। प्रिंसिपल सर बोले, देखा सैम, तुम सनी पर व्यंग कस रहे थे, किंतु इसने तुम्हारे पापा की मदद की। अगर तुम्हारी तरह यह भी से रेस को महत्व देकर आगे बढ़ जाता तो पता नहीं तुम्हारे पापा सड़क पर कब तक पड़े रहते। तुम्हें सनी से शिक्षा लेनी चाहिए। सैम का सिर शर्म से झुक गया। प्रिंसिपल सर ने सनी को गले लगा लिया। उन्होंने सभी बच्चों को बताया कि किस तरह सनी ने इंसानियत को प्रतियोगिता जीतने से अधिक महत्व दिया था। स्कूल की ओर से सनी को विशेष पुरस्कार दिया गया। सैम सनी के पास आया और पश्चाताप भरे स्वर में बोला, मुझे माफ़ कर दो सनी, अब से मैं भी तुम्हारे जैसा बनूंगा। सनी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन से वे दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। तो ये मेरी तीसरी कहानी थी, सनी की रेस। आप लोगों को पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजरी जी शुक्रिया आपका, अंशु मदान शुक्रिया, नीतू जी शुक्रिया आपका, त्रिलोकनाथ जी आभार आपका।
तो आप सब त्रिलोकनाथ जी, मैं आपका पुनः आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। हिंदी शिक्षण मंच जैसे और भी मंच आजकल खुले हुए हैं और उनसे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हिंदी को तो प्रोत्साहन मिलता ही है, साथ ही लेखक को अपने श्रोताओं की कहानी के बारे में तुरंत प्रतिक्रिया भी पता चल जाती है। और अंत में मैं आभारी हूँ त्रिलोकनाथ जी की और आप सभी की, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर यहाँ पर मुझे सुना। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने देखा। जी, आभार आपका त्रिलोकनाथ जी। और मंजरी शुक्ला जी, बहुत बहुत आभार। आप तो स्वयं बहुत अच्छी राइटर हैं, आपको कहानियाँ पसंद आई, बहुत बहुत आभार आपका। ऐसा ही होता है। जी, नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद। बोला है लेकिन कम है थोड़ा, बीच में क्या है कि मैटर वही है, लेकिन बीच में आप उसे रुक के, अरे ये कहानी मैंने इस साल में लिखी थी, गुड्डू का हाथी, गुड्डू मेरे नहीं दो कहानियों के बीच में, दो कहानियों के बीच में। हाँ, ये तुम चलो निकाल दो ये कहानी मैंने तब लिखी थी, गुड्डू तो मेरी असल में बेटी की। अरे फिर आप एक घंटा कितनी देर? हाँ, बहुत बढ़िया। खत्म हो गया।